गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार सभी को। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने संधि में संधि के 3 भाग होते हैं। तो हमने उसमें स्वर संधि और स्वर संधि के भेद उनको हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने शुरू किया था अपना व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के सभी नियम और आगम व्यंजन संधि के नियम भी हमने जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। तो अब हम आ जाते हैं विसर्ग संधि पर। तो संधि के 3 ही भाग हैं, तो आज हमारा अंतिम भाग है विसर्ग संधि का। तो विसर्ग संधि, तो हमारी जो विसर्ग संधि है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो जो विसर्ग संधि है, सबसे पहले नंबर पर तो विसर्ग आती है, और विसर्ग के बाद जो विसर्ग है उसके बाद व्यंजन भी आ सकता है और उसके बाद स्वर भी आ सकता है। और जो हमारी ये संधि है विसर्ग संधि, इसके बाद जो हमारी विसर्गें हैं वो व्यंजन में भी बदल सकती हैं और स्वर में भी बदल सकती हैं, और विसर्ग यथावत भी बनी रह सकती है। तो ये हमारा विसर्ग संधि का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आगे देखते हैं हम विसर्ग संधि में। ये जो विसर्ग संधि के उदाहरण हैं, नियम हैं, तो वो कौन कौन से हैं। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग का परिवर्तन कई बार श में हो जाता है, स में हो जाता है और स में भी हो जाता है। तो विसर्ग का परिवर्तन इन तीनों श में होगा। होगा कब कब, देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम, जैसा कि आपके सामने है यहाँ कि जो हमारी विसर्ग है, अगर यहाँ पर विसर्ग हो, विसर्ग विसर्ग तो विसर्ग के सामने, तो हमारी विसर्ग है, अगर विसर्ग के सामने च आता है या विसर्ग के सामने छ आता है, तो जो विसर्ग है विसर्ग का परिवर्तन श में हो जाएगा। अगर विसर्ग के सामने, इधर विसर्ग है और विसर्ग के सामने ट आता है या विसर्ग के सामने ठ आता है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये जो विसर्ग है विसर्ग का परिवर्तन हो जाता है श षटकोण में। अगर विसर्ग के बाद हमारा त आता है, अगर विसर्ग के बाद हमारा ध आता है, तो विसर्ग का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाता है, स में हो जाता है। तो ये यहाँ पर विसर्ग के परिवर्तन हमारे रहेंगे। उसके बाद आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर शब्द रहेंगे। देखिए शब्द किस प्रकार से बनेंगे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर है नी प्लस च। तो अभी हमने कहा था कि जो हमारी विसर्ग है, विसर्ग के बाद अगर हमारा च आ जाता है, अगर विसर्ग के बाद छ आ जाता है, तो जो हमारी विसर्ग है उसका जो परिवर्तन है हल श में हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विसर्ग है। अब विसर्ग के सामने क्या है, नियम अनुसार च आया है, तो विसर्ग किस में बदलेगी, हल श में बदलेगी। हल स में बदलेगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, निश्चय, क्योंकि च का तो च है, यहाँ पर नी का नी है, केवल विसर्ग बदली है आधे श में। इसी तरीके से यहाँ पर है विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आया है, च आया है, तो विसर्ग यहाँ पर भी किस में तब्दील हो गई, श में। तो ये बन गया हमारा निश्चल। तो यहाँ भी विसर्ग के सामने छ आया है, तो चाहे च आए चाहे छ, विसर्ग बदलेगी श में, तो ये बन गया है निश्चल। यहाँ भी विसर्ग के सामने च आया, यहाँ भी विसर्ग किस में बदल गई, हल श में, तो ये आ गया है निश्चिंत। उसके बाद आया है हमारा नी प्लस तेज। तो हम बात कर रहे थे कि जो विसर्ग है, विसर्ग के बाद अगर त आता है तो विसर्ग किस में बदल जाएगी, हल स में बदल जाएगी। तो क्या आ गया यहाँ पर निस्तेज। तो यहाँ पर विसर्ग के सामने च आया है, तो यहाँ पर विसर्ग इस श में बदलेगी, तो इसीलिए आया है यहाँ कश्चित। इसी प्रकार से और भी उदाहरण जो हैं वो आपके सामने हैं, देख लीजिएगा। धनु प्लस टकार। तो यहाँ पर हमने एक, यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों हमने यहाँ पर क्या बात की थी, हमने यहाँ पर पढ़ा था नियम में कि जो हमारा विसर्ग है, अगर विसर्ग के बाद यहाँ पर ट आता है, जो हमारी विसर्ग है
तो हल श में बदल जाएगी, हल श में। तो यहाँ पर विसर्ग के बाद ट आया है, इसीलिए विसर्ग का आधा श, धनु का तो धनु लिख दिया, टकार का टकार है, और ये श विसर्ग का बन गया, तो ये बन गया धनुष टकार। इधर जो हमारी विसर्ग है, विसर्ग के बाद त आया है, तो विसर्ग नियम के अनुसार स में बदलेगी, क्योंकि अगर विसर्ग के बाद त आया तो विसर्ग बदलेगी स में, तो ये आ गया है दुस्तर। अब यहाँ विसर्ग के बाद ठ आया तो विसर्ग इस श षटकोण में बदलेगी, इसीलिए ये बन गया है निष्ठुर। यहाँ पर विसर्ग के बाद त आया तो विसर्ग आधे स में बदल गई, तो ये हो गया निस्तार, नी प्लस तार, निस्तार। तो उसके बाद है दू, उसके बाद है चरित्र, तो विसर्ग जो है ये हमारी आधे श में बदलेगी, तो क्या बन गया दुष्चरित्र, बुरा चरित्र। तो नम है प्लस ते, अब विसर्ग के बाद ते आया है तो विसर्ग किस में बदलेगी, आधे स में बदलेगी, तो नम प्लस ते, तो क्या बन गया नमस्ते। दू प्लस चक्र, तो दू के बाद च आया है तो यहाँ पर आधा श आएगा, तो ये क्या बन गया यहाँ पर दुष्चक्र। तो इस तरीके से नियम के अनुसार हमारा जो विसर्ग है तीनों श में यहाँ पर बदली। कैसे बदली वो उसका हमने सर्वप्रथम यहाँ पर नियम जो है ये पढ़ा था। उसके बाद फिर हम आगे आ जाते हैं, जैसे नियम नंबर 2 पर आ जाएंगे। फिर जैसे अनु प्लस शरण, तो क्या बन गया है अनुसरण, अनु प्लस स्वार, तो ये नियम नंबर 2 जो है वो क्या है, नियम नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, तो ये आपके सामने है। ये नियम नंबर 2 जो है इसका नियम हमारे सामने क्या होगा, देखिएगा। तो भाई विसर्ग के बाद अब ध्यान देंगे कि जो हमारी विसर्ग है, अगर विसर्ग के बाद ये वाला श आ जाता है, ये श आ जाता है, या फिर ये श आ जाता है, तीनों शों में से कोई भी आए विसर्ग के बाद, तो विसर्ग अपने मूल रूप में बना रहता है, विसर्ग अपने मूल रूप में बना रहता है, या उसके स्थान पर बाद का वर्ण हो जाता है। कैसे, अब जैसे यहाँ पर अभी हमारा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसे कि नी प्लस संदेह, नी प्लस संदेह, तो विसर्ग के सामने अगर ये स आया, या तो विसर्ग इसी तरीके से बनी रहेगी, या फिर इस विसर्ग के सामने जो भी स आया है विसर्ग उसी आधे स में बदल जाएगी, जैसे कि निसंदेह। उसके बाद क्या है दू, विसर्ग के बाद ये शासन आया, दू प्लस शासन, या तो विसर्ग यथावत बनी रहेगी इस तरीके से, या तो हम दुशासन को ऐसे का ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी शुद्ध होगा, या फिर हम दुशासन में जो ये हमारी विसर्ग है इसको हम आधे श में ऐसे भी बदल सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो लिखा इन्होंने दुशासन ऐसे, हम दुशासन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि दु आधा श शासन, ऐसे भी ये लिखा जा सकता है नियम के अनुसार। उसके बाद फिर आगे जो नियम है, अगले नियम की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे चलो इसी के ही उदाहरण देखते हैं सर्वप्रथम तो, जैसे कि दू प्लस साहस, जो विसर्ग है विसर्ग के सामने स है, जो भी स है विसर्ग उसी के ही आधे स में बदल जाती है। जैसे आप देखो साहस, दूसरा हमने कहा था विसर्ग यथावत भी बनी रह सकती है, या तो विसर्ग यथावत बनी रहेगी अगर तीनों स में से कोई भी सामने आता है, या फिर विसर्ग किस में बदल जाएगी, जो सामने स आया है उसके आधे स में बदल जाएगी। जैसे नी प्लस संकोच, तो विसर्ग के सामने ये स आया तो ये नी संकोच विसर्ग यथावत बनी है, और यहाँ है नी से संकोच। यहाँ पर क्या है नी प्लस संतान, नी प्लस संतान, नी से संतान, नी प्लस संदेह तो नी प्लस संदेह, नी प्लस संग तो क्या आ जाएगा जी, निसंग आ जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे विद्यार्थियों ये हमारा संधि का जो नियम है दूसरा, ये दूसरा नियम हमारा संधि का था। चलते हैं हम यहाँ पर अपने अगले नियम की ओर, अगले नियम की ओर देखिएगा। तो इस नियम से पहले हम और
दु प्लस शासन, दुशासन। हरि प्लस शेते, हरीश शेते, हरि प्लस शेते। ये सारे के सारे हमारे उदाहरण हैं। नी प्लस शंक तो क्या है, निशंक, या ये निशंक ऐसे भी लिख सकते हैं। नी प्लस सार, निस्सार अथवा निस्सार। चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। ये सारे उदाहरण थे। नियम नंबर 3, तो नियम नंबर 3 पर आ जाते हैं। नियम नंबर 3 जो है विसर्ग संधि का, ये क्या कहता है, अगर संधि के समय विसर्ग के बाद कैख है या पैफे हो तो विसर्ग में कोई विकार नहीं होता। तो क्या कहा जा रहा है कि अगर संधि के समय विसर्ग के बाद कैख है या पैफे हो तो विसर्ग में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, यानी कि विसर्ग इसी तरीके से जो है बनी रहेगी। इस प्रकार से जैसे अब आप देख सकते हो यहाँ, तो नियम क्या कह रहा है, नियम कहता है कि ये तो रही विसर्ग, अगर विसर्ग के बाद क आ जाता है, अगर विसर्ग के बाद ख आ जाता है, अगर विसर्ग के बाद प आ जाता है, अगर विसर्ग के बाद फ आ जाता है, जो विसर्ग है विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, विसर्ग यथावत बनी रहेगी। जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा भी है रज प्लस कण, ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद क आ गया है, इसीलिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ, विसर्ग यहाँ बीच में यथावत बना है और रजा कण लिख दिया है। जैसे पय प्लस पान, विसर्ग के बाद प आया है तो विसर्ग यथावत बनी रही है। यहाँ पर क्या है, विसर्ग के बाद क आया, अंत्य प्लस करण, तो यहाँ पर अंत्य करण लिखा है, विसर्ग यथावत बनी रही है। प्रातः प्लस काल, ये आपकी विसर्ग है, विसर्ग के बाद आया है क, तो यहाँ पर भी विसर्ग यथावत बनी है, तो इसको हमने कहा प्रातः काल। तो जब संधि का तीसरा नियम कहता है कि जब विसर्ग के तुरंत बाद कै हो, खे हो, पै हो, फै हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, विसर्ग यथावत बनी रहती है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अंत्य प्लस कर्ण, अंत्य प्लस पुर, जैसे दु प्लस ख तो क्या आ गया है दुख, अंत्य प्लस पुर तो क्या आ गया अंत्यपुर, अंत्य प्लस करण तो क्या आ गया अंत्यकरण। तो इसके बाद तो आगे देखेंगे यहाँ पर हम कि आगे जो नियम है वो क्या कहता है। अगला जो नियम है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि विसर्ग के पहले ई और ओ हो, ध्यान रहे विसर्ग से पहले, जो विसर्ग से पहले वाला जो वर्ण होता है, विसर्ग से पहले वाले वर्ण पर चाहे तो ई की मात्रा हो चाहे ओ की, तो विसर्ग का जो परिवर्तन होता है वो इस श में हो जाएगा, विसर्ग का परिवर्तन इस श में हो जाएगा। अगर विसर्ग से पहले क्या हो ई और ऊ हो तो विसर्ग का परिवर्तन श में हो जाएगा। अब आप देखो इधर तो आपकी ये विसर्ग है और विसर्ग से पहले अगर हम इसको तोड़ें आधा ना, और इधर क्या है छोटी ई, तो विसर्ग से पहले क्या है छोटी ई, तो विसर्ग का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा इस श में हो जाएगा। तो नी प्लस कपट तो क्या आ गया निष्कपट, नी का तो नी लिखा है, कपट का कपट, और विसर्ग किस में बदल गई है इस श में बदल गई है। दु प्लस कर तो विसर्ग से पहले किसकी मात्रा है ऊ की है, तो विसर्ग से पहले तो ऊ है और बाद में कर का कर लिख लिया, तो सीधा यही कहा विसर्ग से पहले अगर छोटी ई है छोटा ओ है तो फिर विसर्ग का परिवर्तन श में हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा दुष्कर। चतु प्लस पाद तो क्या आएगा चतुष्पाद। नी प्लस कलंक तो क्या आ जाएगा निष्कलंक। नी प्लस पाप तो इधर तो आपका विसर्ग है और विसर्ग से पहले क्या है ई है, तो यहाँ पर विसर्ग किस में बदल जाएगी, क्या कहा है ऊपर नियम में इस श में, तो क्या आ गया निष्पाप। विसर्ग से पहले ई है तो यहाँ पर श आएगा तो क्या आ जाएगा निसफल। दु प्लस कर्म तो क्या आएगा जी दुष्कर्म आएगा। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर।
तो ध्यान देंगे अगला जो हमारा नियम होगा तो वो क्या कहता है, देखिएगा क्या कहता है अगला नियम। यदि विसर्ग के पहले ए हो तथा उसके पश्चात कोई भी घोष व्यंजन आए तो संयुक्त विसर्ग जो होती है उसका ओ हो जाता है। तो ध्यान देंगे आप यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि विसर्ग, देखिए ध्यान देंगे, ये तो है हमारी विसर्ग। अगर विसर्ग से पहले, या तो विसर्ग से पहले ए हो या फिर विसर्ग के से पहले आ हो। विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, या ए आ हो या ए हो। और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो विसर्ग के बाद, या फिर य हो, रै हो, ले हो, वह हो, है हो। ठीक है जी। या फिर कोई भी यहाँ पर जैसे घोष हो तो कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो किसके बाद, विसर्ग के बाद। विसर्ग से पहले क्या होने चाहिए, ए और आ। और विसर्ग के बाद इनमें से कोई भी हो तो जो विसर्ग है, विसर्ग का परिवर्तन ऐसी परिस्थिति में किस में हो जाएगा, ओ में हो जाएगा। तो जैसे अधः प्लस गति। अब आप देखिए अधः, यहां पर तो विसर्ग है, विसर्ग से पहले ध हल नहीं है, इसका मतलब इसमें क्या मिला हुआ है, अ। ये स्थिति बन गई। और उसके बाद क्या आया है, ग। ग अपने वर्ग का क्या है, तीसरा है। तो विसर्ग से पहले ए है नियम के अनुसार, और विसर्ग के बाद क्या आया है, ग। ग अपने वर्ग का क्या है, तीसरा। तो तीसरा है, तो जो विसर्ग है, विसर्ग किस में बदल जाएगी, फिर ओ में बदल जाएगी। अधः प्लस गति तो क्या बन गया, अधोगति। पया प्लस द क्या बन गया, पयोद बन गया। क्योंकि यह हल नहीं है तो सीधी सी बात है, आ है यहाँ पर विसर्ग से पहले, और बाद में आया है द, तै थे द, द तय वर्ग का तीसरा है। तो जो अब आपकी विसर्ग है, विसर्ग नियम के अनुसार किस में बदल जाएगी, ओ में। तो ओ की मात्रा किसके ऊपर लगेगी, य के ऊपर। तो क्या बन जाएगा, पयोद। तो मन प्लस योग, मन है। तो यहाँ ए है विसर्ग से पहले, और य र ल विसर्ग के बाद कहा गया है, उधर के विसर्ग के बाद य र ल व में से कुछ हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो विसर्ग है आपकी विसर्ग, विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ओ में। और ओ की मात्रा कहाँ लगेगी, यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा, मनो योग बन जाएगा। तो तेज प्लस मया तो क्या बन जाएगा, तेजो मया। सर प्लस ज तो क्या बन जाएगा, सरोज। सर, सर क्या होता है, सर का मतलब होता है समुद्र, समुद्र या तालाब सर। और ज क्या का मतलब होता है, उत्पन्न होना। सरोज, सरोज अर्थात कमल, सरोवर में उत्पन्न होने वाला। सर, तो इधर क्या है, ए है, इधर क्या है विसर्ग, और उधर क्या आया है, जय। जय छ जय। तो जय तय वर्ग का कौन सा है, तीसरा। विसर्ग से पहले जब ए होता है और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा य र ल व है, यस्वर हो, तो विसर्ग किस में बदल जाती है, ओ में बदल जाती है। तो पया प्लस धर तो क्या आएगा, पयोधर। मन प्लस नयन तो क्या आएगा जी, मनो नयन। तो इस तरीके से नियम के अनुसार ही संधि में परिवर्तन होता है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है जी हमारा व्यंजन चार्ट, हिंदी व्यंजन चार्ट संधि। तो आप पहले यहाँ पर ये देख सकते हो कि सबसे पहले जो हमने यहाँ पर कहा कंठ है, तो कंठ से क्या क्या बोले जाते हैं, तालव्य से क्या, मूर्धन्य से क्या, दंत्य से क्या, ओष्ठ्य से क्या। तो देखिएगा पूरे का जो पूरा जो पै वर्ग है ये कहाँ से बोला जाता है, तो जो हमारा पै वर्ग है पूरे का पूरा ये कहाँ से बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है। यहाँ तक आकर के ये 5 हो जाते हैं। तो कै वर्ग कंठ से बोला जाता है, चै वर्ग तालु से, और मूर्धा से बोला जाता है हमारा टै वर्ग, और दांतों से बोला जाता है पूरे का पूरा तै वर्ग।
तो एघोष अल्प प्राण है, ये एघोष महाप्राण है, ये सैघोष हैं, और ये सारे के सारे जो हैं सैघोष महाप्राण है और सैघोष अल्प प्राण है। तो प्यारे विद्यार्थियों किस तरीके से हैं तो देखिएगा, जैसे ये है हमारा एघोष, तो कै अपने वर्ग का कैसा है, पहला है, ठीक है जी। ये भी क्या है, एघोष, ये अपने वर्ग का कैसा है, दूसरा। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, प्यारे विद्यार्थियों प्रत्येक वर्ग का पहला और प्रत्येक वर्ग का दूसरा, ये क्या होते हैं, ये हमारे एघोष होते हैं। हर एक वर्ग का पहला और दूसरा क्या होंगे, एघोष। और प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये क्या होंगे, सैघोष। ये क्या होंगे जी, सैघोष। अब आप देखो, ये है महाप्राण, तो महाप्राण ये दूसरा है, महाप्राण यहाँ पर ये तीसरा है, ठीक है ना। महाप्राण हमारा जो है दूसरे नंबर का भी महाप्राण है, और सॉरी चौथे नंबर का भी क्या है, हमारा महाप्राण है। तो अल्प प्राण एक तो पहला अल्प प्राण है यहाँ पर, और एक दूसरा अल्प प्राण है, और सॉरी तीसरा अल्प प्राण है, और एक कौन सा है, पांचवा। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि हर एक वर्ग का पहला, हर एक वर्ग का पहला, हर एक वर्ग का तीसरा और हर एक वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण वो वर्ण होते हैं जिनको बोलने में हमारी कम ऊर्जा खर्च हो, और महाप्राण कौन से होते हैं, जिनको बोलने में हमारी ज्यादा ऊर्जा खर्च हो। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और प्रत्येक वर्ग का चौथा तो महाप्राण होते हैं, इनको बोलने में ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है, और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होते हैं, इनको बोलने में कम, अल्प का मतलब होता है कम, ऊर्जा खर्च होती है। सैघोष और एघोष में क्या था, जो एघोष हैं जिनको बोलते समय वायुमंडल में ज्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है, ज्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है, उसको तो कहा जाता है सैघोष। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सैघोष होता है, और जिनको बोलते समय वायुमंडल में ज्यादा ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, उस वर्णों को कहा जाता है एघोष। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या होते हैं, एघोष होते हैं। तो देखिएगा कि यदि विसर्ग के पहले ए हो और उसके पश्चात कोई घोष व्यंजन हो, ये तो हमने अभी अभी किया जी। उसके बाद तो अगला जो वर्ण है, अगला वर्ण आएगा जी हमारा, तो ये सारे हमारे उदाहरण थे। तय प्लस वन, तपोवन, यश प्लस दा, यशोदा, मन प्लस बल, मनोबल, ये ओ के नियम के थे। तो आगे आ जाता है र का नियम। तो अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे, ये जो हमारा नियम है ये क्या कहता है कि भाई ए आ को छोड़कर, ये कह रहा है कि जो हमारी विसर्ग है ना, विसर्ग से पहले ए आ नहीं होना चाहिए। विसर्ग से पहले ना तो ए होना चाहिए और न ही आ होना चाहिए, अन्य कोई भी स्वर हो, मतलब किसको छोड़कर, ए आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर हो, अन्य कोई भी स्वर, किसे छोड़कर, ए और आ को छोड़कर विसर्ग से पहले अन्य कोई भी स्वर हो, और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, या फिर यह हो, रे हो, ले हो, वह हो, या फिर है हो, और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो। तो जो विसर्ग है, विसर्ग अगर ऐसी स्थिति बनती है तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, हल र में हो जाएगा। विसर्ग का परिवर्तन किस में प्यारे विद्यार्थियों, हल र में। ध्यान देंगे दोबारा फिर, विसर्ग से पहले ए आ नहीं होना चाहिए, पहले तो ए आ ही होना चाहिए था ओ वाले में। तो इस नियम के अंदर विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर हो, और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा
या फिर य रै लै वह है, या फिर कोई भी स्वर हो अन्य। तो वहां अगर ऐसी स्थिति होती है तो विसर्ग बदलेगी केवल, और वो भी किस में, आधे र में बदल जाएगी। जैसे जैसे में आप देखिएगा, जैसे दू प्लस भाग्य। अब जैसे दू, ये है विसर्ग, विसर्ग से पहले ए आ नहीं है बल्कि छोटा ऊ है, और इधर है भय, पै फै बै भय। भय अपने वर्ग का कैसा है, चौथा है। तो स्थिति वही है जो नियम बताया, तो विसर्ग किस में बदल जाएगी, आधे र में। और आधा र कहां पर रेफ होगा, इधर, तो क्या बन जाता है, दुर्भाग्य। अब विसर्ग से पहले ए आ नहीं है बल्कि छोटी ई है, और विसर्ग के बाद ज है, च छ ज। जो अपने वर्ग का कैसा है, तीसरा। तो विसर्ग किस में बदल जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, आधे र में। और आधा र कहां पर रैफ होगा, यहां पर। तो क्या बन गया, निर्जर। विसर्ग से पहले क्या है जी, ऊ है। विसर्ग के बाद क्या है, ग। ग अपने वर्ग का कैसा है, तीसरा। तो विसर्ग इस हिसाब से किस में बदलेगी, आधे र में। तो आधा र कहां पर रैफ होगा, नेक्स्ट पर होता है। तो क्या आ गया, दू प्लस गुण, तो क्या बन गया, दुर्गुण। तो विसर्ग से पहले क्या है प्यारे विद्यार्थियों, छोटी ई है, और विसर्ग के बाद य र ल व में से य आया है। तो विसर्ग किस में बदल जाएगी, आधे र में। आधा र कहां पर होगा, ऊपर की तरफ। तो नी प्लस यात क्या बन जाएगा, निर्यात। नी प्लस अर्थक तो क्या बन जाएगा, निरर्थक। अच्छा जी, जैसे यहां पर तो छोटी ई है, यहां पर सामने स्वर है, आ है, तो भी विसर्ग किस में बदलेगी, र में। अब ये जो आधा र है, इसमें हमने मिला दिया है आ को। जैसे ही आ को मिलाया तो हल हट गया और बन गया निरर्थक। नी प्लस उपाय। अब इधर तो क्या है, छोटी ई है विसर्ग से पहले, और इधर ऊ है, स्वर है। अगर ये स्थिति बनती है तो विसर्ग किस में बदलती है, आधे र में। अब नी का नी लिख दिया, आधा र है, और इधर क्या है, छोटा ऊ है, छोटे ऊ की मात्रा इधर आ जाती है, तो यहां से हल हट जाता है। नी प्लस उपाय तो क्या बन जाएगा, निरुपाय। दो प्लस गुण, दुर्गुण। दो प्लस जन, दुर्गुण। दू प्लस उपयोग। अब जैसे हम यहाँ पर ऐसे लिखें कि दू प्लस उपयोग, तो प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारा नियम है, नियम के अनुसार विसर्ग से पहले क्या है, ऊ है, और विसर्ग के बाद भी क्या है, ऊ, स्वर है। तो हमने ऊपर क्या लिखा कि विसर्ग से पहले ए आ नहीं होना चाहिए, न कोई भी स्वर हो, और बाद में इन सब में से कुछ भी आ जाए, तो विसर्ग किस में बदलेगी, आधे र में। तो दू का तो दू लिख लिया हमने, ये आधा र है, इसमें हमने क्या मिला दिया, छोटा ऊ मिला दिया। छोटा ऊ हमने प्यारे विद्यार्थियों जैसे ही मिलाया, तो इसमें से क्या हट गया, इसमें हट गया हमारा, यहां से हट जाता है हल। तो हल हट जाता है तुरंत, तो क्या जाएगा, दुरुपयोग। तो ये रहेगा हमारा विसर्ग संधि में र का नियम। तो ये आ जाता है विसर्ग संधि में र का नियम। तो इस प्रकार से, जैसे दू प्लस, ये सारे उदाहरण आपके सामने हैं। नी प्लस आशा, निराशा। दू प्लस गम, दुर्गम। दू प्लस गम, दुर्गम। बही प्लस मुख, बहिर्मुख। दू प्लस मुख, दुर्मुख। तो ये सारे प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने यहाँ उदाहरण है। तो ये जो आप संधि पढ़ रहे थे, ये संधि का हम तीसरा जो नियम है वो यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा कि यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन हो और विसर्ग का लोप हो जाता है, तो इससे पहले जो हस्व है ना, हस्व, हस्व का क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या है, अगर जो हमारी विसर्ग है, विसर्ग, तो जो भी हमारी विसर्ग है, जो हमारी विसर्ग है, विसर्ग से पहले अगर छोटी ई हो, विसर्ग से पहले अगर कौन सी हो, केवल छोटी ई हो, और विसर्ग के बाद क्या हो, विसर्ग के बाद आ जाए हमारा, मतलब र आ जाए विसर्ग के बाद, तो जब पूरा मिलाकर के लिखेंगे हम इसको, तो फिर जो छोटा हमारा जो हस्व होगा, ये किस में बदल जाएगा, दीर्घ में बदल जाएगा।
विसर्ग से पहले अगर हसव होता है ना कोई भी, और विसर्ग के बाद अगर र है, तो हसव किस में बदल जाएगा? दीर्घ में बदल जाएगा। ऐसे तो ठीक इसी प्रकार से ध्यान देंगे। अब कैसे? तो जैसे देखिएगा, इधर क्या है आपका नी, इधर क्या है रोग, इधर विसर्ग, इधर कौन सा है? हसव है छोटा, और इधर र है। तो फिर पूरा लिखते समय इसको क्या होगा? तो जो हमारा ये हसव था, छोटी ई थी, ये किस में बदल गई है? बड़ी ई, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा ये होती है। नी प्लस रस तो क्या बन जाएगा? नीरस। नी प्लस रज नीरज। नी प्लस रव नीरव। तो इस तरीके से जो नियम के अनुसार ही हैं, हमारे हसव जो हैं वो दीर्घ में जब तब्दील होते हैं, जैसे दू प्लस राज तो क्या बन जाएगा? दुराज। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ना कि इधर तो क्या है हमारा, ये जो छोटा ऊ है ये क्या है जी? हसव है। और हसव के तुरंत बाद क्या आया है? र आ गया है। तो जब पूरा लिखेंगे तो ये जो हसव है ये किस में बदल जाएगा? दीर्घ में बदल जाएगा। दीर्घ में बदलेगा तो दीर्घ ऊ ऐसे होता है, तो क्या आ जाएगा? दुरास का पूरा लिखते समय दुरास। दू प्लस रम्य दुरम्य। चक्षु प्लस रोग चक्षु रोग। तो इस तरीके से हमारी जो ये विसर्ग संधि है ये रहेगी। तो कुछ शब्दों में विसर्ग, कुछ शब्दों में जो विसर्ग होती है वो किस में बदल जाती है? आधे स में बदल जाती है। तो वो कैसे बदलती है? जैसे कुछ शब्द होते हैं, जैसे नमः प्लस कार, तो यहाँ पर जो विसर्ग है वो किस में बदल गई? आधे स में। तो क्या बन गया? नमस्कार। पूरे प्लस कार तो क्या बन जाता है? पुरस्कार। आधे स में यहाँ पर बदल गई। भा प्लस कर तो क्या बन जाता है? भास्कर, क्योंकि यहाँ विसर्ग जो है आधे स के अंदर बदल जाती हैं। तो कुछ एक ऐसे हमारे शब्द रहते हैं कि भाई जिसमें मतलब जो हमारा ये ये तो वही आ गया सारा निर्गुण। ठीक है जी। तो बहुत सारे ऐसे हमारे शब्द होते हैं, और ये केवल कुछ एक चुनिंदा हमारे शब्द थे एक्सेप्शनल, जैसे पूरा प्लस कार पुरस्कार, नमः प्लस कार नमस्कार, कि जिसमें जो विसर्ग है वो बिना किसी नियम के आधे स में बदल जाएगी। तो इसी के ही साथ हमारी जो विसर्ग संधि है वो समाप्त होती है, और संधि का पूर्ण टॉपिक हमने कर लिया है। इसके बाद हिंदी के किसी और टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।